हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एचपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का एग्जामिनेशन एचपीएससी के द्वारा 20 मई 2024 को कंडक्ट करवाया गया है, यानी कि कल। इसका हम पेपर 1 डिस्कस करेंगे। अगर बात करें जीके पोर्शन की, एचपी जीके नेशनल जीके, तो काफ़ी हाई लेवल की क्वेश्चंस पूछे गए थे, इजी नहीं थे। स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 21 है एचपी जीके से। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज नॉट मैच्ड करेक्टली विद इट्स डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश। तो सबसे पहले है डाडा सिबा। डाडा सिबा किन्नौर कांगड़ा में है, बिल्कुल करेक्ट है। अगला है चांगो। चांगो लाहौल स्पीति दिया गया है, लेकिन ये चांगो लाहौल स्पीति में नहीं है। चांगो डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में है। डिस्ट्रिक्ट किन्नौर, किन्नौर की पूह तहसील में है चांगो, चांगो विलेज। ओके, सो ऑप्शन बी इसमें जो है करेक्टली मैच्ड नहीं है, नॉट करेक्टली मैच्ड। ओके, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। कसोल की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसका, चांगो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग द हाईएस्ट पीक इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित में से सबसे ऊंची चोटी की पहचान कीजिए। तो यहाँ पे जो चोटियाँ दी गई हैं, सबसे पहले चोटी है जोकरादेन। जोकरादेन ये जो पीक है, ये डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में है और इसकी हाइट है 6473 मीटर एबव सी लेवल। ये किन्नर कैलाश की सबसे ऊंची चोटी है जोकरादेन। ओके, गोपांगोह की बात करें तो ये इसकी हाइट है 5870 मीटर। गुशु जो पीक है, ये भी डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में है और इसकी जो हाइट है वो है 5499 मीटर। अगर पीशु पीक की बात करें तो पीशु पीक भी डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में ही है, किन्नौर में है पीशु पीक, और इस पीशु पीक की हाइट है 5671 मीटर। तो यहाँ पे पूछा था सबसे ऊंची चोटी, तो सबसे ऊंची चोटी जोकरादेन है जो कि डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में है, 6473 मीटर पे। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द स्पीकर ऑफ हिमाचल प्रदेश विधानसभा इन द ईयर 2011। वर्ष 2011 में हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? वर्ष 2011 में हिमाचल प्रदेश में प्रेम कुमार धूमल की सरकार थी, बीजेपी की गवर्नमेंट थी, प्रेम कुमार धूमल की सरकार थी। उस समय विधानसभा के जो अध्यक्ष थे 2011 में, वे थे तुलसीराम। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, तुलसीराम। अगर गंगूराम मुसाफिर की बात करें तो गंगूराम मुसाफिर का जो टेन्योर था वो 2003 से 2008 तक ये रहे विधानसभा के अध्यक्ष। गुलाब सिंह विधानसभा के अध्यक्ष रहे 1998 से 2003 तक। ब्रिज बिहारी लाल बुटेल ये 2013 से 2018 तक विधानसभा अध्यक्ष रहे। ओके, सो इस क्वेश्चन का 2011 में जो थे, ये थे तुलसीराम जो थे विधानसभा अध्यक्ष थे। पहले विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? जयवंत सिंह। एट प्रेजेंट वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष कौन है हिमाचल प्रदेश विधानसभा के? आपको कमेंट सेक्शन में बताना है और इसका आंसर मिलेगा आपको टेलीग्राम चैनल पे। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग टेम्पल्स ऑफ हिमाचल प्रदेश विच इज नॉट द पैगोडा स्टाइल। निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश के उस मंदिर की पहचान कीजिए जो पैगोडा शैली में नहीं बना है। तो पैगोडा शैली में हिमाचल प्रदेश का जो हडिम्बा मंदिर है, ये सबसे पहले नंबर पर आता है। प्राचीन मंदिर भी है, पैगोडा शैली में निर्मित है। ऑप्शन ए पैगोडा शैली में है। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर ये नग्गर में है और नग्गर कुल्लू में त्रिपुरा सुंदरी मंदिर ये भी पैगोडा शैली में निर्मित है। बिजली महादेव की बात करें तो बिजली महादेव टेम्पल भी पैगोडा शैली में ही निर्मित है। टिम्बर बॉन्डेड स्टाइल में ये निर्मित है, लेकिन इसमें जो कोर जो स्टाइल है वो पैगोडा शैली के अंतर्गत ही आता है। गर्भगृह के बाद इसमें जो छत डाल दी गई है वो पैगोडा शैली की डाली है। ओके, डायरेक्ट। ऐसे पैगोडा शैली के टेम्पल जो है 3-4 मंजिला होते हैं। जो बिजली महादेव मंदिर है, महादेव मंदिर है बिजली महादेव का, इसमें एक ही छत है। ओके, तो ये भी पैगोडा शैली में है। बचता है कामेश्वर टेम्पल, ये पैगोडा शैली में निर्मित नहीं है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 25 का हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन डी कामेश्वर। हडिम्बा देवी मंदिर का निर्माण 1553 ईस्वी में करवाया गया था राजा बहादुर सिंह के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग द करेक्ट परसेंटेज ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन इन हिमाचल प्रदेश एज पर सेंसस 2011। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश में
अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या की सही प्रतिशत की पहचान निम्नलिखित में से कीजिए। जो एसटी कैटेगरी के जनसंख्या है हिमाचल प्रदेश में, उसकी परसेंटेज है 5.71%। 5.71% पॉपुलेशन है शेड्यूल्ड ट्राइब की, एसटी की, हिमाचल प्रदेश में, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार। जो टोटल पॉपुलेशन की अगर की बात करें एसटी कैटेगरी की, तो एसटी कैटेगरी की टोटल जो पॉपुलेशन है वो है 3,92,126 पीपल। ओके, ये होते हैं टोटल जनसंख्या के हिमाचल प्रदेश की 5.771%। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहली स्टेटमेंट दी गई है, हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम वॉज सेटअप ऑन अप्रैल 25, 1989। हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम की स्थापना 25 अप्रैल 1989 को हुई। 1989 में तो हुई थी महिला विकास निगम की स्थापना, लेकिन यहाँ पे डेट गलत दी गई है। जो डेट है एग्जैक्ट वो है 10 अप्रैल 10th of अप्रैल 1989 को, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। सेकेंड स्टेटमेंट है, देयर वॉज नो वुमेन कैबिनेट मिनिस्टर इन हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली अप टू 1971। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। वर्ष 1971 तक हिमाचल प्रदेश विधानसभा में कोई भी महिला कैबिनेट मंत्री नहीं थी, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट है, हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली वॉज रिवाइव्ड इन 1963। हिमाचल प्रदेश विधानसभा वर्ष 1963 में पुनर्जीवित हुई। अगर आपने ये क्वेश्चन कल की वीडियो देखी होगी, अगर जो पीजीटी मैथ्स का पेपर 1 था उसमें ये क्वेश्चन एज इट इज पूछ लिया गया कि हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली कब रिवाइव हुई थी, तो 1963 वहाँ पे ऑप्शन दिया गया था 4 ऑप्शंस में से, तो यही क्वेश्चन डाला गया था। तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। 1923 में लेजिस्लेटिव असेंबली रिवाइव की गई थी हिमाचल प्रदेश में। तो स्टेटमेंट थर्ड भी बिल्कुल करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट है, फर्स्ट गलत है। फोर्थ स्टेटमेंट देखें अगर, तो फोर्थ स्टेटमेंट है, द केसी शर्मा कमेटी वॉज अपॉइंटेड टू इंक्वायर अबाउट द बेनामी प्रॉपर्टीज इन हिमाचल प्रदेश। केसी शर्मा कमेटी जो थी नियुक्त की गई थी हिमाचल प्रदेश में बेनामी जायदादों की पड़ताल के लिए। तो बेनामी जायदादों की पड़ताल के लिए, बेनामी प्रॉपर्टीज की इंक्वायरी के लिए जो कमेटी गठित की गई थी, अपॉइंट की गई थी, वो कमेटी थी डीपी सूद कमेटी। डीपी सूद कमेटी, के एस शर्मा कमेटी नहीं थी, कमेटी का नाम गलत दिया है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगी। यहाँ पे स्टेटमेंट सही जो है वो है ओनली स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3। तो हमें बताना था कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। करेक्ट स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, हाउ मेनी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस इन हिमाचल प्रदेश वॉज डिजाइंड एज उत्कृष्ट महाविद्यालय ड्यूरिंग 2022-23 में हिमाचल प्रदेश के कितने डिग्री कॉलेजेस, कितने सरकारी स्नातक महाविद्यालयों को उत्कृष्ट महाविद्यालय नामित किया गया है। तो उत्कृष्ट महाविद्यालयों की श्रेणी में 9 महाविद्यालयों को, 9 डिग्री कॉलेजेस को शामिल किया गया था, लेकिन यहाँ पे 9 तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो इस क्वेश्चन को भी हम डाउटफुल ही रखते हैं। वैसे इसमें 9 कॉलेजेस को इसके अंडर आए थे, जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस के अंडर उत्कृष्ट महाविद्यालय योजना के अंदर आए थे वर्ष 2022-23 में। फाइनल आंसर की के द्वारा इसको मैच कर लिया जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द वुमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इन हिमाचल प्रदेश इन 2021-2022। हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2021-22 में महिला श्रमिक बल सहभागिता दर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो सबसे पहले अगर बात करें हिमाचल प्रदेश के वुमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की, तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो हिमाचल प्रदेश का है वो है 66.1%। हिमाचल प्रदेश का ये वुमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है। तो पहला है, इट इज़ लेस देन पंजाब। तो अगर पंजाब के वुमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन की बात करें तो पंजाब का है ओनली 24%। ओके, 24% है, तो ये तो पंजाब से कम नहीं है, पंजाब का केवल 24% है, हिमाचल का 66% है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। अगली स्टेटमेंट है, इट इज़ लेस देन ऑल इंडिया एवरेज। तो ऑल इंडिया एवरेज
कि अगर वुमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन की बात करें तो है ये 32.8%, जो कि हिमाचल प्रदेश से कम है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगी। थर्ड स्टेटमेंट है इट इज़ मोर देन पंजाब, उत्तराखंड एंड ऑल इंडिया एवरेज। तो ऑल इंडिया एवरेज 32% है, पंजाब का 24% है, ज़्यादा है। लेकिन उत्तराखंड का कितना है? तो उत्तराखंड से भी अधिक है हिमाचल प्रदेश की। तो ये थर्ड स्टेटमेंट सही है, क्योंकि फोर्थ स्टेटमेंट जो है ये इट इज़ लेस देन हरियाणा, क्योंकि हरियाणा की अब केवल 19.1% थी वुमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, जो कि हिमाचल प्रदेश से बहुत कम है। हिमाचल प्रदेश की 66%। तो स्टेटमेंट फोर्थ भी गलत हो जाएगी। तीनों स्टेटमेंट पहली, दूसरी और फोर्थ गलत है, बचती है केवल थर्ड। तो थर्ड स्टेटमेंट इसकी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, यह पंजाब, उत्तराखंड और समस्त भारत की औसत से अधिक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। इसमें पूछते हैं फ्रॉम विच प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश द पुलिस रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर वाज शिफ्टेड टू जुंगा इन 1974। हिमाचल प्रदेश में वर्ष 1974 में पुलिस रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर किस स्थान से जुंगा में बदला गया? तो सबसे पहले जो पुलिस रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर था वो डिस्ट्रिक्ट चंबा में था। ओके, चंबा से बदला गया था जुंगा को, 1974 में बदला गया जुंगा को। जुंगा डिस्ट्रिक्ट शिमला में बदला गया 1974 को, चंबा से शिमला में। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इसमें। इसके बाद फिर से बदला गया ये 1995 में, 25 जुलाई 1995 को, 1995 को फिर से जुंगा से इसे बदला गया द्रोणगढ़ कांगड़ा के लिए। ओके, डायरेक्ट कांगड़ा के लिए बदला गया। द्रोह या द्रोणगढ़ बोलते हैं जिसको, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। यहाँ ट्रांसफर कर दिया गया पुलिस रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द ब्रॉन्ज आर्ट स्कल्पचर इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में कांस्य कला की मूर्तियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो कांस्य कला की जो मूर्तियां मिली हैं, अर्लीस्ट एविडेंस मिला है जो, वो चंबा डिस्ट्रिक्ट में मिला है। इसका सबसे पहला साक्ष्य जो है चंबा जिले से है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ओके, चंबा डिस्ट्रिक्ट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है रोंगटोंग हाइडल प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? ये क्वेश्चन मैं जब भी हम हाइड्रो प्रोजेक्ट पढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को मैं हर बार ही ऐड करता हूँ। तो रोंगटोंग हाइडल परियोजना है हिमाचल प्रदेश में, ये लाहौल स्पीति में है। हमने अपनी वीडियो में कई बार डिस्कस किया है और ये केवल 2 मेगावाट की है। लाहौल स्पीति में जो स्पीति रिवर की ट्रिब्यूटरी है रोंगटोंग ये एक नाला है, रोंगटोंग नाला या रोंगटोंग, इसको ट्रिब्यूटरी एक खड्ड भी बोल सकते हैं। इसके ऊपर ये रोंगटोंग हाइडल परियोजना चलाई गई है। 2 मेगावाट की है ये, 2 मेगावाट ओनली। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसके बाद अब शुरू होते हैं इंडिया नेशनल जीके के क्वेश्चन। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 36। कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट इंडिया। भारत के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो पहली जो स्टेटमेंट है द पोस्ट ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज स्टैट्यूटरी। भारत के अटॉर्नी जनरल का जो कार्यालय ये कानून द्वारा निर्धारित है। तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट है द ऑफिस ऑफ सॉलिसिटर जनरल इज कॉन्स्टिट्यूशनल। सॉलिसिटर जनरल का कार्यालय संवैधानिक है। तो ये स्टेटमेंट भी सही नहीं है। अगर थर्ड स्टेटमेंट की बात करें, अमृता प्रीतम द फेमस राइटर ऑफ पंजाबी लैंग्वेज ब्राउट आउट मैगजीन नागमणि विद इमरोज। पंजाबी भाषा की प्रसिद्ध लेखिका अमृता प्रीतम ने इमरोज के साथ मिलकर नागमणि मैगजीन शुरू की थी। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, नागमणि मैगजीन उन्होंने शुरू की थी अमृता प्रीतम ने इमरोज के साथ मिलकर। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। फोर्थ स्टेटमेंट है गोवा वाज लिबरेटेड ऑन दिसंबर 1961। 19 दिसंबर 1961 को गोवा स्वतंत्र हुआ था। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट थर्ड और स्टेटमेंट फोर्थ बिल्कुल सही है। सही उत्तर हमने करेक्ट आंसर बताना था, चूज द करेक्ट आंसर। तो स्टेटमेंट थर्ड और स्टेटमेंट फोर्थ, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। स्टेटमेंट थर्ड एंड स्टेटमेंट फोर्थ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑब्लिक यूनियन टेरिटरीज द सेला टनल इज लोकेटेड? निम्नलिखित किस राज्य ऑब्लिक केंद्र शासित प्रदेश में सेला सुरंग स्थित है? तो ये जो सेला सुरंग है ये LAC तक पहुंचने के लिए रास्ता सुविधाजनक हो, इसीलिए इसका निर्माण किया जा रहा है। और सेला सुरंग जो है, सेला टनल है, ये
अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, अरुणाचल प्रदेश। अगर इस टनल की हाइट की बात करें तो इस टनल की हाइट है 13,000 फीट एबव सी लेवल। ओके, 13,000 फीट पे इस सुरंग का निर्माण किया जा रहा है, अरुणाचल प्रदेश में ये है। ये असम को अरुणाचल प्रदेश से कनेक्ट करती है। क्वेश्चन नंबर 38 है, आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग द हेडक्वार्टर्स ऑफ जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय की पहचान निम्नलिखित में से कीजिए। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, वो कोलकाता में है, वेस्ट बंगाल के कोलकाता में। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की फॉर्मेशन हुई थी, इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1 जुलाई 1916 को, 1 जुलाई 1916 को जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की फॉर्मेशन हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, द वुमेन मेडिकल ऑफिसर अपॉइंटेड ऑन द सियाचिन ग्लेशियर इन 2023। वर्ष 2023 में सियाचिन ग्लेशियर में किस महिला ऑफिसर की नियुक्ति हुई? सो द फर्स्ट फीमेल या वुमेन मेडिकल ऑफिसर टू बी डिप्लॉयड ऑन ऑपरेशनल पोस्ट एट सियाचिन इज कैप्टन फातिमा वासिम। कैप्टन फातिमा वासिम को एज अ मेडिकल ऑफिसर नियुक्त किया गया है सियाचिन ग्लेशियर पे। ये पहली महिला है मेडिकल ऑफिसर के रूप में सियाचिन ग्लेशियर में डिप्लॉय होने वाली। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, कैप्टन फातिमा वासिम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, व्हेन वाज नॉट कंडक्टेड द पार्लियामेंट्री एंड स्टेट असेंबली इलेक्शंस इन इंडिया टुगेदर। भारत में संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव कब इकट्ठे नहीं करवाए गए? सो 1971 में ये चुनाव इकट्ठे नहीं हुए थे। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, 1971। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग द 3 कंट्रीज विच गॉट मोर मेडल्स इन एशियन गेम्स 2023 देन इंडिया। उन 3 देशों की पहचान कीजिए जिन्होंने वर्ष 2023 की एशियन गेम्स में भारत से अधिक मेडल प्राप्त किए थे। तो यहाँ तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भारत ने एशियन गेम्स में 2023 में कितने मेडल प्राप्त किए थे। तो अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया ने जो मेडल प्राप्त किए थे टोटल 107 मेडल। तो भारत से अधिक मेडल किस किस देश ने प्राप्त किए थे? सबसे पहले नंबर पर था चाइना। चाइना ने टोटल 383 मेडल हासिल किए थे एशियन गेम्स में। सेकंड नंबर पर था जापान, 188 मेडल प्राप्त किए थे। और थर्ड नंबर पे था कोरिया, कोरिया ने प्राप्त किए थे। कोरिया ने टोटल मेडल जो गेन किए थे 190। तो कोरिया सेकंड नंबर पे था, जापान थर्ड नंबर पे था, चाइना फर्स्ट नंबर पे था। लेकिन इन तीनों के मेडल ही 190, 188 और 383 भारत से अधिक थे। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट होगा, चाइना, जापान एंड साउथ कोरिया। इनके मेडलों की संख्या भारत से अधिक थी, भारत के मेडल 107 थे। अगर बात करें थाईलैंड ने कितने मेडल जीते थे, तो थाईलैंड ने टोटल 58 मेडल जीते थे। 58 मेडल थाईलैंड ने जीते थे और श्रीलंका भी दिए गए हैं, तो श्रीलंका ने टोटल 5 मेडल जीते थे। ओके, श्रीलंका ने 5। अगर बात करें हमारे पड़ोसी की पाकिस्तान की, तो उन्होंने टोटल 3 मेडल जीते थे। पाकिस्तान ने 3 मेडल और भारत ने 107 मेडल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग चीफ मिनिस्टर इज नॉट मैच्ड करेक्टली विद हिज स्टेट। यहाँ पे मिजोरम स्टेट दिया गया है, मिजोरम के हैं लाल दोहुमा मिजोरम के सीएम चुने गए हैं, बिल्कुल करेक्ट मैच है। छत्तीसगढ़ के हैं विष्णु देव साय, बिल्कुल करेक्ट है, विष्णु देव साय। तेलंगाना के हैं, तेलंगाना के रविकांत रेड्डी दिया है, रविकांत रेड्डी नहीं है इनका नाम है रेवंत रेड्डी। यहाँ रविकांत और रेवंत में फर्क है। रेवंत रेड्डी REVANTH, रेवंत रेड्डी। ओके, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्टली मैच नहीं है। फोर्थ दिया है मध्य प्रदेश के जो सीएम चुने गए हैं वह है मोहन यादव, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्टली मैच नहीं है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ महाराष्ट्र हाईकोर्ट। महाराष्ट्र हाईकोर्ट का निम्नलिखित में से कौन सा न्यायाधिकार सही है? तो ज्यूरिसडिक्शन ऑफ महाराष्ट्र हाईकोर्ट इज, महाराष्ट्र हाईकोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन में महाराष्ट्र तो आता ही है, साथ में गोवा जो इनका नेबर है, दमन दीव दादरा और नगर हवेली,
ये सारे महाराष्ट्र हाई कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन में आते हैं। ओके, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। देखिए कर्नाटका भी नहीं है, कर्नाटका फुल फ्लैज स्टेट है, इसका अपना है। मिजोरम का भी अपना है, झारखंड का अपना है। ये तीनों स्टेटमेंट तो ऐसे देखते ही गलत हो जानी थी। ओके, सो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। महाराष्ट्र, गोवा, दमन, दीव, नागरा और दादरा और नगर हवेली। क्वेश्चन नंबर 44 है, आइडेंटिफाई सम ऑफ न्यू कंट्रीज विच आर इंक्लूडेड रिसेंटली इन द ब्रिक्स समिट फ्रॉम द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से उन नए देशों की पहचान कीजिए जिन्हें ब्रिक्स समिट में सम्मिलित किया गया है। देखिए अगर आपने एलिमिनेट भी किया होता तो इराक ब्रिक्स का हिस्सा नहीं है, ईरान है, इराक नहीं है, तो पहली स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगी। पोलैंड भी नहीं है, ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगी। इजिप्ट, अर्जेंटीना, ग्रीस भी नहीं है, ये भी गलत हो जाएगी। बचता है हमारे पास फोर्थ स्टेटमेंट, इथोपिया, अर्जेंटीना और इजिप्ट, तो स्टेटमेंट फोर्थ करेक्ट होगी। हालांकि अर्जेंटीना ने पुल आउट कर दिया है ब्रिक्स समिट से। ओके, अब जो नए 5 देश ऐड हुए थे ब्रिक्स में वो थे, एक तो इथोपिया, एक हो गया इथोपिया, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, थर्ड ईरान, फोर्थ इजिप्ट और फिफ्थ सऊदी अरेबिया। ओके, ये फर्स्ट, सेकंड, ईरान थर्ड, इजिप्ट फोर्थ एंड सऊदी अरेबिया फिफ्थ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग डेट इन 1945 द यूएनओ चार्टर केम इनटू इफेक्ट। किस निम्नलिखित तिथि को यूएनओ का चार्टर लागू हुआ। तो यूएनओ का जो चार्टर है ये लागू हुआ था अक्टूबर 24, 1945 को। अक्टूबर 24, 1945 को ये लागू हुआ था यूएनओ का चार्टर। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, द नोबेल प्राइज 2023 इन इकोनॉमिक्स हैज बीन गिवन टू। वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र में किसे दिया गया। तो इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज 2023 क्लाउडिया गोल्डिन को दिया गया था, क्लाउडिया गोल्डिन, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, आइडेंटिफाई द सेंट्रल अमेरिकन कंट्री विच बिकेम द फर्स्ट टू अडॉप्ट बिटकॉइन लीगल टेंडर फ्रॉम द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से उस केंद्रीय सेंट्रल अमेरिकन कंट्री की पहचान कीजिए जिसने जो फर्स्ट कंट्री बन गई है बिटकॉइन को औपचारिक तौर पर कानूनी रूप देने के लिए। ओके, यानी उन्होंने अपना लिया है बिटकॉइन को। ये 1-1.5-2 साल पहले ये न्यूज़ में काफ़ी फेमस हुआ था। एल सल्वाडोर जो सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है, इन्होंने अडॉप्ट किया था बिटकॉइन को एज लीगल टेंडर। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। एल सल्वाडोर ये एक सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट नेम ऑफ द स्ट्रेट विच कनेक्ट्स द सैन फ्रांसिस्को बे टू द पैसिफिक ओशियन। उस निम्नलिखित जल डमरू मध्य का सही नाम दीजिए जो सैन फ्रांसिस्को खाड़ी प्रशांत महासागर से जोड़ता है। तो ये स्टेट है गोल्डन गेट स्टेट, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। गोल्डन गेट स्टेट कनेक्ट करता है सैन फ्रांसिस्को को पैसिफिक ओशियन से। ओके, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री लॉन्च्ड द मून स्नाइपर स्पेस मिशन 2023। निम्न में से किस देश ने वर्ष 2023 में मून स्नाइपर का प्रक्षेपण अंतरिक्ष में भेजा। मून स्नाइपर स्पेस मिशन 2023 लॉन्च किया था 2023 में जापान ने, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। जापान ने भेजा था मून स्नाइपर, ये मिशन लॉन्च किया था और ये जापान 5th कंट्री बन गया वर्ल्ड की मून पे सॉफ्ट लैंडिंग करने वाली 5th कंट्री बन गई जापान। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है, द फॉलोइंग द कंट्री विच हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज द वर्ल्ड्स द मोस्ट रैपिडली सिंक कंट्री इज। निम्नलिखित में से किस देश को विश्व का अति जल्दी से डूबने वाला देश कहा गया है। तो रिपोर्ट के अनुसार इंडोनेशिया कंट्री जो है ये एक आइलैंड कंट्री है। इसमें काफ़ी ज़्यादा द्वीप्स हैं, हजारों में द्वीप्स हैं जिनको मिला के इंडोनेशिया बना हुआ है। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के चलते वर्ष 2050 तक इंडोनेशिया की कैपिटल सहित कई द्वीप जो है डूब जाएंगे ग्लोबल वार्मिंग के चलते। जब
समुद्र का पानी का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा, जिसके कारण इंडोनेशिया को डूबने वाला देश कहा गया है, विश्व का सबसे जल्दी डूबने वाला देश। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। सो दैट्स इट। ये हमने एचपी जीके और नेशनल जीके के 30 क्वेश्चंस थे, इनको डिस्कस किया डिटेल में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। अगर आपके एचपीपीएससी के पीजीटी एग्जामिनेशन है, पीजीटी के, या आपका एलाइड सर्विसेज एचएएस के एग्जामिनेशन है, उन एग्जामिनेशन की दृष्टि से भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में जो क्वेश्चन पूछे गए थे इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। आप व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।